वन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, या यूं कह लो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये हिस्ट्री का 16th वीडियो है। इससे पहले कि अगर आपने 15th वीडियो नहीं देखे तो पूरे के पूरे 15 वीडियो दो हिस्सों में है। आप देखेंगे एक 10 घंटे की कंप्लीट वीडियो हमने डाल रखी थी, उसके बाद के भी कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो सारी क्लासेज आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम जल्दी में इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इट मे बी कि ये पार्ट 1 बन जाए, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि 80 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो ये एक या फिर दो अलग अलग भाग में आएगा। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं पहले बुक की नोट्स से, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले नोट्स देख लेते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में एओ ह्यूम कहा जाता है, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। यानी कि कांग्रेस की स्थापना होने से पहले उसी टाइप का एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और ये एओ ह्यूम द्वारा ही बनाया गया था। आप देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदला गया और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, जब 28 से 30 दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन होता है, तो उसी में दादा भाई नौरोजी के रिक्वेस्ट पर, कहने पर नाम चेंज किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, तथा इसके पहले महासचिव जो थे वो खुद एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई, तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो थी दूसरे अधिवेशन की, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। और पहला जो था वो तो आपको याद होगा, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपने देखा ही। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी फिर 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की, उसके बाद 1893 और 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव मिला, वो बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। यानी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। देखेंगे कि इस अधिवेशन में दोस्तों कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन, जो कि 1888 में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? जॉर्ज यूले ने, जो कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष था, यानी कि भारतीयों को छोड़कर दूसरा बाहरी सदस्य। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम
वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी तथा इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जर्नल निकाला था। तो इंडिया नामक जर्नल किसने निकाला था? ये निकाला था इस कमेटी ने, जिसके सचिव थे विलियम डिग्बी। कमेटी का क्या नाम था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे देखिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते हैं, 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी और वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग की गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। किसने या कौन बनी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ, बिहार में। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर, बिहार में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ध्यान दीजिएगा, बांकीपुर फिलहाल ये पटना में है, तो कई बार पूछा जाता है कि पटना अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। और पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर ने। तो ये याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। और फिर देखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ उसके बाद। तो 1916 में इन्होंने संयुक्त रूप से अधिवेशन किया, उसके बाद इनके बीच समझौता हो जाता है, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। यानी कि जो उग्रपंथी थे, जिनको कांग्रेस से पहले ही बाहर कर दिया गया था, उनको वापस से लखनऊ जो अधिवेशन हुआ 1916 उसमें शामिल कर लिया गया कांग्रेस में। आप देखिएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार। आगे देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये कब कहा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। 1888 में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। यानी कि कांग्रेस के विरोध में ये सभा बनाई गई, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां और साथ ही साथ राजा शिव प्रसाद सिंह, दोनों ने मिलकर इसका गठन किया था। वर्ष 1900 में करजन ने कहा, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, क्योंकि जिस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो उद्देश्य शायद उनके हिसाब से पूरा हो चुका था। इसलिए लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर भी था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। 30वें अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1749 ये प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, सरोजिनी नायडू। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता किया। 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही।
यानी आज़ादी के ठीक बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने को मिली। तो ये 3 बार लगातार आप देखेंगे अध्यक्ष रहे। पहली बार ये लाहौर में, फिर 1929 में, फिर 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कांग्रेस का फिर देखिएगा 51वां यानी कि 51st अधिवेशन जो हुआ वो 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने खुद की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन जो कि नवंबर 1946 में मेरठ में हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया था। किसको? जेबी कृपलानी को। तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो कि दिसंबर 1948 में जयपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। देखिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। तो ये ध्यान रखने योग्य चीज है इसमें कि राष्ट्रगान को पहली बार कब अपनाया गया संविधान सभा में? 24 जनवरी 1950 को। कांग्रेस ने उसे कब इस्तेमाल किया सबसे पहले? तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उसे गाया गया। तो ये याद रखना है आपको। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, महात्मा गांधी ने, या इनमें से कोई नहीं। आपको याद ही होगा दोस्तों, हमने नोट्स में पढ़ा था ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और ए ओ ह्यूम ही पहले जो अधिवेशन हुआ उसके महासचिव बने थे। और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महात्मा गांधी 1924 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे और 1884 में इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा किया इन्होंने। उसके उपरांत इन्होंने घोषणा किया कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल हटाया गया वहां से और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 का हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदला गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप देखिएगा, असैनिक सेवक थे या फिर विज्ञानी थे, मिलिट्री कमांडर थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे? आपको पता है कि वो सिविल सेवा से संबंधित थे। जो ए.ओ. ह्यूम थे संस्थापक, वो भारतीय सिविल सेवा के रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। तो सिविल सेवा में विज्ञानी तो नहीं कहा जा सकता है, ना ही मिलिट्री से संबंधित थे, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो असैनिक सेवक थे, यानी सैनिक से संबंधित नहीं थे, सिविल सेवा वाले सेवक थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम थे। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए कितने बार पूछा गया है, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 1885 में हुई थी स्थापना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन इसका यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, तेजपाल जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहां पर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन बीमारी फैलने के कारण पुणे से उसको कैंसिल किया गया और फिर मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया उसका अधिवेशन। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी और महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? अभी हमने देखा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। लिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? एक ही क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी इज द आंसर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप देखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको अलग अलग कथन दिए गए हैं। पहला कि इसका गठन 1885 में हुआ, दूसरा कि इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और यहाँ दोनों ही सही है दोस्तों। आपको याद भी होगा कि इसका गठन 1885 में 28 से 30 दिसंबर का जो पहला अधिवेशन था उसी में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और बंबई में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन अलग देखने को मिल रहा है। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 का सवाल है। क्वेश्चन देख के काफी बढ़िया लग रहा है। आप देखेंगे 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन नहीं था, यानी कि कौन सा कांग्रेस का एक उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन है आपके पास, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना। दूसरा देखिएगा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, देखिएगा यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझिएगा, नहीं लिखा है इसमें। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना। तीसरा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। फिर निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग सभी इसका एक उद्देश्य है, लेकिन जो उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ऐसा इसका उद्देश्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्या देखेंगे दोस्तों, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का उद्देश्य आप देखेंगे तो पहला उद्देश्य था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क बनाया जाए और मित्रता बढ़ाया जाए, ताकि सभी एक साथ मिलकर और देश में जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। फिर भारत के सभी वर्गों और समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण करना। ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच में कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया था, और आपने पिछले वीडियो में देखा भी, इसके लिए कांग्रेस चाहती थी कि अलग से एक जो मंच है उसका गठन किया जाए, एक समूह का गठन किया जाए जो धर्म और धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, आप देखेंगे एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अगला है आपके पास काउंसिलों में जन प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण
और आखिरी है आपके पास कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण। देखिए, एकीकरण इनका मांग नहीं था कि कार्यपालिका को न्यायपालिका में मिला दिया जाए, ऐसा कोई मांग नहीं था। इसका अलग-अलग करने के लिए यानी पृथक्करण का मांग ज़रूर था। देखिएगा, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होता है। राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण यानी 1885 से 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया, साथ ही साथ इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाया। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि किया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की मांग की गई। विधान परिषदों को ज्यादा अधिकार प्रदान करना इत्यादि इनकी प्रमुख मांग थी, जबकि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण से संबंधित कोई मांग नहीं की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम हमने बता ही दिया और डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। आप यहाँ देख सकते हैं महासचिव ए.ओ. ह्यूम और इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों ही गलत है। अगला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। देखिए, कैनिंग तो 1856 में ही बना था, 62 तक रहा। और लॉर्ड डफरिन की बात करें तो ये 1884 से 1888 तक 4 सालों तक रहे। और 1885 में चूंकि कांग्रेस का गठन हुआ तो निश्चित तौर पर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसी के समय में कांग्रेस का गठन या स्थापना किया गया था 1885 में। आप देखिएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 84 से 88 ईस्वी तक था, ये रहा। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक भी उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है उसके कार्यकाल की। अगला सवाल है, किस निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ही था, अभी आपने देखा ही। अगला सवाल सेम टाइप का है, आप देख सकते हैं 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन था। हालांकि उस समय गवर्नर जनरल ना कह करके नाम वायसराय कहा जाता था। अगला सवाल है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? डफरिन ही था। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको बता दें दोस्तों, एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखिएगा 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनका अलग संगठन उस समय चल रहा था जो कि इंडियन एसोसिएशन के नाम था। और इंडियन एसोसिएशन की ही कॉन्फ्रेंस चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से 1885 में उन्होंने भी अपना नेशनल लेवल पे एक सम्मेलन का आयोजन किया था, इसलिए। और वो भी चूंकि दिसंबर में ही उसका दूसरा सम्मेलन हुआ, आप देखिएगा 83 में पहला और दिसंबर 1885 में दूसरा। और दिसंबर 1885 में ही आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी गठन हुआ था और पहली जो अधिवेशन हुई थी वो भी उसी समय हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये तो आपको पता होगा, ये हमने नोट्स में पढ़ा भी था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। अगला सवाल है, आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था या भाग लिया था? ऑप्शन है 2, 30, 41,
33 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों 33 प्रतिभागी थे जो सेकेंड अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों कलकत्ता में, उसमें शामिल हुए थे। 33 केवल मुस्लिम प्रतिभागी, ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं 27 से 30 दिसंबर 1886 को, यानी कि लगभग एक साल बाद, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में यह संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में टोटल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या केवल 2 थी, वहीं दूसरे में 33 और तीसरे सम्मेलन यानी कि अगले साल 1887 में 81 और चौथे सम्मेलन यानी कि 88 में यह 221 तक पहुंच गई थी। तो आपको याद रखना है 2 फिर 33 और फिर 81 और फिर 221, 2 33 81 और 221, ये 1 से 4 तक का है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? आप देखिएगा सर डब्ल्यू वेडरबर्न, फिर वी डिग्बी और दादा भाई नौरोजी या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें सही उत्तर है दोस्तों वेडरबर्न यानी कि सर डब्ल्यू वेडरबर्न, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। 1889 में दोस्तों कांग्रेस के समर्थन में इन्होंने एक समिति की स्थापित की थी जिसका नाम ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था और इसकी जो स्थापना की गई थी वो लंदन में ही की गई थी कांग्रेस के सपोर्ट में, इसलिए ऑप्शन ए सही है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए या फिर इस उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी थे। तो ध्यान रखना है अध्यक्ष थे इसमें कौन? वेडरबर्न, और सचिव थे विलियम डिग्बी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक समिति थी और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक जर्नल भी निकाला था। अगला सवाल आप देखिएगा 2-3 बार पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। पहले अध्यक्ष थे कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है वो बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887, तो ये कौन सा हुआ? तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और तीसरे अधिवेशन के ये अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला सवाल है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये तो सेम ही हो गया बदरुद्दीन तैयब जी। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आप देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी का है। कई लोगों को लगता है कि मैं पुराना बुक ही सॉल्व कर रहा हूं। ये 2025 का लेटेस्ट एडिशन का बुक है, इसलिए 2024 के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, वो भी री एग्जाम वाले। री एग्जाम वाला आपको पता होगा कि री एग्जाम वाला 2025 में आकर हुआ था जनवरी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दूसरा पूछ लिया गया है यहाँ पर 66वीं बीपीएससी चौंका दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या बदरुद्दीन तैयब जी या फिर इनमें से कोई नहीं। बदरुद्दीन तैयब जी तो पहले थे, दूसरे थे दोस्तों रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। देखिएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में चला, जहां पर अध्यक्षता जो की थी वो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। तो 12वें अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे 1896 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दूसरा तो निश्चित तौर पर सही है क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी तो थे, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो दोनों को सही मान लिया जाए या फिर दोनों को गलत मान लिया जाए। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह सरोजिनी नायडू नहीं थी, वह थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों?
एनी बेसेंट आपको याद रखना है। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी और इसलिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, इसलिए हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे, केवल 2। आप देखिएगा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जबकि 1925 के कानपुर में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां सम्मेलन या फिर अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला बनी थी कांग्रेस का महिला अध्यक्ष बनने वाली। और ओवरऑल देखिएगा तो दूसरी महिला अध्यक्ष ये हो जाती है, पहली एनी बेसेंट है। तो एनी बेसेंट चूंकि भारतीय नहीं थी, इसलिए अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए कांग्रेस का तो सरोजिनी नायडू सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर यानी कि 1887 में जो मद्रास में हुआ तीसरा अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता इन्होंने किया था, बदरुद्दीन तैयबजी ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष की बात किया जा रहा है और पहले जो यूरोपीय अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे जॉर्ज यूले। याद रखना, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, जॉर्ज यूले। और ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस का पहला निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे और इन्होंने चतुर्थ अधिवेशन जो 1888 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, 1888 के चौथे अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा? उनका फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार खां और सर सैयद अहमद। सही उत्तर होगा सैयद अहमद, क्योंकि इसने खुद आप देखिएगा तो कांग्रेस के विरोध में कई बातें बोली और उस कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके विरोध में इन्होंने अपना एक अलग समिति का गठन भी किया था। देखिएगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे, वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे, कंपनी की भक्ति किया इन्होंने, अंग्रेजों की भक्ति किया। इनका मानना था कि अगर अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश शासन भारत में रहेगा तभी मुस्लिमों का विकास संभव है, इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज थे वो भारत को छोड़ करके जाएं। आप देखिएगा W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए, अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान हो गए और निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद, इसी की मैं बात कर रहा था, इनके साथ मिल करके सितारे हिंद तो शिव प्रसाद जी को ही कहा जाता है, तो शिव प्रसाद के साथ मिल करके इन्होंने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी कि द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका के द्वारा किया। अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी की थी, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इसमें से किनको अध्यक्ष कभी नहीं बनाया गया? देखिए, लाला लाजपत राय को तो बनाया ही गया है, मोतीलाल नेहरू जी को भी, और एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष ही रही। बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति हैं जिनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। आप देखिएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट जो आयरलैंड से थी, वे 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। फिर 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू फिर 1919 से 1928 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक जो थे वो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा प्रसिद्ध इन्होंने नारा दिया था, लेकिन वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। आपको याद रखना है ये चीज। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आपको याद ही होगा। तो पहली महिला अध्यक्ष तो आपने देख ही लिया, एनी बेसेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ये तो आपने देखा था, बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर। अगला सवाल है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है और उनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, लाला लाजपत राय हमने पिछले किसी क्वेश्चन में पढ़ा था कि इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और ये ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और फिर विजया लक्ष्मी पंडित और एनी बेसेंट। तो निश्चित तौर पर एनी बेसेंट ये पहले ही महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया तो ये एनी बेसेंट ही थी, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कब और किस अधिवेशन में चुना गया था। सबसे पहले कि उनको चुना गया था दोस्तों 1917 में, चूंकि 1917 का एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में उनको कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। फिर से यहाँ पर निश्चित तौर पर एनी बेसेंट सही उत्तर होगा, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट आगे के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। पर देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? अब तो ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है अभी तक, फिर से सेम है, इसलिए मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ सीधे तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, तो इसको भी मैं स्किप करता हूँ क्वेश्चन को। आई होप कि आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो मैंने बोला था कि प्रथम अगर भारतीय पूछ ले तब सरोजिनी नायडू आंसर होगा, लेकिन अगर भारतीय नहीं लगा रहता तो एनी बेसेंट होता, क्योंकि एनी बेसेंट एंग्लो और आयरलैंड की निवासी थी। तो यहाँ पर अगर भारतीय लगता है तो सरोजिनी नायडू सही उत्तर होगा। और याद रखना है, सरोजिनी नायडू ये एक कवयित्री भी थीं और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 से 49 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी प्री के साथ साथ ये झारखंड पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में ना होके हुआ था यह बम्बई में। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये सही है, क्योंकि दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और तीसरा है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। बिल्कुल सही है, 1916 में यहाँ पर अधिवेशन चला, जिसमें मुस्लिम लीग भी उपस्थित थी और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो थी ही। और उसके बाद लखनऊ समझौता किया गया, जिसको जनरली लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा, प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ, जिसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और यह पहले पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण इसे बम्बई में आयोजित किया गया। फिर देखिएगा, दूसरा अधिवेशन अगले वर्ष यानी कि 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया, जिसके पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पहले 9 साल से कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, उनको वापस कांग्रेस में शामिल किया गया। लखनऊ जो अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये नाम जरूर याद रखना। अगला सवाल है आपके पास 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन दोस्तों हुआ था
बांकीपुर में आपको याद रखना है। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, खासकर बीपीएससी में। आप देखिएगा ये तो 2011 का है, लेकिन इसके बाद भी ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बांकीपुर बिहार में ही है, याद रखना है आपको। और इस अध्यक्षता, ये जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्षता की थी मुधोलकर ने। मुधोलकर जी ने किया था। इनका पूरा नाम जो है वो RN मुधोलकर है। इन्होंने बांकीपुर की अध्यक्षता की थी और ये 27वां अधिवेशन था। हुआ कब था? 1912 में, याद रखना है। क्योंकि ये बांकीपुर पटना के आसपास का इलाका है, इसलिए कई बार ये डायरेक्ट पटना लिख कर के आ जाता है कि पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको याद रखना है RN मुधोलकर। सकते हैं आप यहाँ पर, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ। इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी और इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया लेकिन अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही साथ सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक-एक कमेंट जरूर कीजिए। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 70वीं बीपीएससी 2024 का सवाल है, आप देखेंगे। और मैंने अभी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए पटना तो भी उत्तर होगा बांकीपुर वाला, यानी कि RN मुधोलकर। ऑप्शन डी सही उत्तर होंगे, RN मुधोलकर, ऑप्शन डी। आप अगला सवाल देख सकते हैं, 2004 में यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों, आपको याद होगा कि एक बार मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ कांग्रेस दोनों की संयुक्त अधिवेशन की गई थी। और ये कब हुआ था यही आपको बताना है। और जो संयुक्त अधिवेशन था उसी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह अधिवेशन था दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके बाद इनके बीच समझौता होता है लीग कांग्रेस जो था और जो मुस्लिम लीग थी उसके बीच में, और फिर लखनऊ समझौता होता है और कांग्रेस लीग योजना भी उसी समय की जाती है। आप देखिएगा यहाँ पर, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों को, जिन्हें 9 साल पहले कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उनको कांग्रेस में वापस लिया गया। बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अब पिछले क्वेश्चन से यह रिलेटेड है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 में। आपने देखा ही लखनऊ अधिवेशन जो था कांग्रेस का, उसमें। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है तो मैं इसे छोड़ना चाह रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कितने बार ये पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। यह जो कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हुआ। देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूं, सीधे आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 52 पर आता हूं। और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। बिल्कुल गलत, क्योंकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर भारतीय पूछा जाए तब सही होता, अगर केवल प्रथम महिला पूछा जाए तब क्या नाम आएगा? एनी बेसेंट, याद रखना है आपको। और CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। इसको सही माना जा सकता है क्योंकि 1921 के समय में जब इनको अध्यक्षता मिली थी तब वह जेल में ही थे। फिर 1922 की अध्यक्षता इनसे कराई गई थी। फिर तीसरा देखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और चौथा है अल्फ्रेड वेब, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है, 1894 में अल्फ्रेड वेब ही अध्यक्ष थे। लेकिन A.O. ह्यूम जो थे
वो पहली बार देखिए इन्होंने कांग्रेस का गठन भी किया, ये महासचिव भी रहे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ये कथन गलत है। तीसरा तो हम केवल दूसरे को और चौथे को सही मानेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव जो है वो एनी बेसेंट को प्राप्त है। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ये केवल महासचिव बने थे। पहले ये महासचिव थे। सी आर दास 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी इनको अध्यक्ष नामित किया गया था, लेकिन ये उस समय जेल में थे, इसलिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन ने, सैयद अहमद ने, या फिर लॉर्ड कर्जन या लाला लाजपत राय। ये कथन था दोस्तों लाला लाजपत राय का। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आप यहाँ देख सकते हैं, लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया या फिर योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वेश्चन इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया 71वीं में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है, इसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फिर ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। यह विचार किस नेता के थे? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। और इस यानी कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 71वीं बीपीएससी प्री जो कि 13 सितंबर को हुआ था, 13 सितंबर 2025 को लिया गया था। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था और उसका आंसर भी लाला लाजपत राय, जो जिस ऑप्शन में ये नाम था वो ऑप्शन सही उत्तर था। आप देख सकते हैं, सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सेफ्टी वाल्व का जो प्रिंसिपल है ये किसके द्वारा दिया गया था। यही 71वीं बीपीएससी का सवाल था। आपके पास पेपर होगा भी, आप देख सकते हैं, इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की है। आप देखिएगा यहाँ पर किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। दोस्तों ये कथन था लॉर्ड कर्जन का, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। तो आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। और इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान, यानी कि भारत में जब तक ये रहे, इसके रहते हुए ही इस पार्टी यानी कांग्रेस का अंत हो जाए। और वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा भी कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी यही नीति रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। यानी कि जैसे कांग्रेस जो संघ है, मान लो एक तरह से, उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने प्रस्ताव रखा था संघ की तरफ से कि भाई हमें मिलना है, लेकिन इसने जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया, इनकार कर दिया मिलने से। अगला सवाल दोस्तों, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? वो थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन यानी कि 1938 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो याद रखना है, अपने अध्यक्ष के रूप में संबोधन करने के समय में, यानी कि जो अध्यक्ष रहते हुए जो भी संबोधन करेंगे उस रूप में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी।
अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। ये कई बार सवाल दोस्तों पूछा गया है, आप यहां से देख सकते हैं। यह जो कथन था वो महात्मा गांधी का था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसको समाप्त कर दिया जाए जब भारत आजाद हो गया तब। यहाँ पर ये देख भी सकते हैं, ये सुझाव जो था ये महात्मा गांधी का था। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस का है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो 1919 में हुआ था, इसके प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। बीजी तिलक को, एनसी केलकर, आईबी सेन या फिर सीआर दास। देखिए दोस्तों, 1919 के प्रस्ताव में जब महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए मुझे सहयोगी की जरूरत है, तो ये चाहते थे कि इनके सहयोगी के रूप में काम करें बाल गंगाधर तिलक और साथ ही साथ सीआर दास। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि इनके पास काम इतना अधिक था कि इनके जो सहयोगी व्यक्ति थे एनसी केलकर और आईबी सेन, इनको फिर इनके प्रतिस्थापन में रखा गया, यानी कि इनको हटा करके, क्योंकि इनके पास समय नहीं था काम के अधिकता को देखते हुए, इन दोनों को महात्मा गांधी के सहयोग के लिए रखा गया। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं, कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक एवं सीआर दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्य अधिक के कारण इस हेतु ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर एवं आईबी सेन को कांग्रेस अधिवेशन के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। आई होप कि ये बात आपको याद रहेगा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। पहला है ऑप्शन आपके पास लॉर्ड इरविन, कराची अधिवेशन 1931 है। फिर दूसरा है यहाँ पर लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई अधिवेशन 1915। यही सही है दोस्तों, ऑप्शन बी ही सही है। लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बम्बई में एक नहीं कई सारे अधिवेशन हुए थे। 1915 के अधिवेशन की यहाँ पर बात की गई है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना की थी। ऑप्शन है बीजी गोखले, बी आर अंबेडकर, एम के गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी, यानी कि एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। लगता है कि एक कुछ क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि पिछले हम मुझे लगता है कि 58 या 59 हम कर रहे थे ना। मैं एक बार चेक करता हूँ। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे जहां तक मुझे याद है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। आपको जगह बताना था, जिसमें हमने लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 आंसर बताया था। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का ही गवर्नर था और इस अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था ये 1915 में आयोजित किया गया था और इस समय विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था 1915 में। यानी कि जब यह अधिवेशन बुलाया गया था उस समय वह गवर्नर नहीं था बम्बई का। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 तक है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। लखनऊ अधिवेशन 1916 बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये संयुक्त अधिवेशन था ही, और इसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी, मजूमदार जी ने। फिर नागपुर अधिवेशन 1920, ये सही होगा क्योंकि सी विजय राघव चेरियार ने 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है, आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सी विजय राघव चेरियार, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। 1916 की जो लखनऊ की अध्यक्षता थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये अधिवेशन की अंबिका चरण मजूमदार ने। जबकि गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में चितरंजन दास ने की थी। साथ ही साथ नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया था कि जो भी कांग्रेस का सदस्य होगा उसको 4 आना देने होंगे सदस्यता शुल्क के तौर पर सदस्य बनने के लिए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। इसीलिए इतना कम पैसा उस समय रखा गया था। हालांकि उस समय में 4 आने की भी कीमत थी, लेकिन आम आदमियों के लिए जो उस समय आप देखिएगा कि पैसे की कीमत बहुत अधिक थी, और खासकर चूंकि ब्रिटिश समय चल रहा था
आप देखिएगा निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन। सही उत्तर होगा दोस्तों 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अभी आपने देखा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? विजय राघवा चेरियार ने। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आप देख सकते हैं 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहिए जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 में हुआ, इसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस समिति बनाई गई जो कि भाषा के आधार पर थी, यानी कि जिस प्रांत में जो भाषा चलेगी उस भाषा के हिसाब से अलग-अलग समिति बनाई गई थी। दूसरा कह रहा है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया। ये 1948 का बात है और ये भी बात बिल्कुल सही है। इसलिए हम दोनों को सही मानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखेंगे 1920 में कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। अगला सवाल देख सकते हैं दोस्तों, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चितरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खान? सही उत्तर है दोस्तों चितरंजन दास। 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी चितरंजन दास जी ने। 1922 में, चूंकि 1921 में ही अहमदाबाद जो अधिवेशन था उसमें इनको दिया गया था, अध्यक्षता चुना गया था, लेकिन ये उस समय जेल में थे, हमने क्वेश्चन पढ़ा ही था, इसलिए तत्काल अध्यक्ष जो है वो दूसरे व्यक्ति को बनाया गया, अजमल खान को बनाया गया था। हालांकि इन्होंने भी अध्यक्षता का रोल अदा किया था 1921 में, फिर 1922 में जेल से छूटने के बाद इन्होंने कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष इनको बनाया गया और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु यानी कि चितरंजन दास, जिनको देशबंधु कहा जाता है, इन्होंने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग, फिर भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर इत्यादि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल ने में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चितरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके उपरांत ही उन्हें कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए 1922 में जब चितरंजन दास जी जेल से छूटे, उस समय कांग्रेस का सम्मेलन गया में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की, और फिर उससे आप देखिएगा असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इनका मानना था देशबंधु चितरंजन दास जी का कि एक प्रवेश कार्यक्रम बनाया जाए, और ये प्रवेश कार्यक्रम ऐसा होगा कि जो भी उस समय भारत में वायसराय हुआ करते थे उनकी जो विधान परिषद थी जिसमें मुख्य विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाई जाती थी, उसमें ये लोग जाकर के एंट्री करें यानी कि प्रवेश करें, उसमें कोई पद हासिल करें और उसमें रहते हुए यानी पद पर आसीन रहते हुए अंग्रेजों को किसी प्रकार तोड़ा जाए, उनकी नीतियों पर रोक लगाया जाए और भारतीयों का साथ दिया जाए। तो ऐसा इनका मानना था कि एक प्रवेश कार्यक्रम यानी कि एंट्री प्रोग्राम चलाया जाए, लेकिन इनका यह सुझाव जो था कई लोगों ने इसको मानने से इनकार किया, जैसे सी राजगोपालाचारी हैं, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर इत्यादि नेताओं ने परिषद में यानी कि जो विधान परिषद थी, आप कह सकते हैं वायसराय की, उसमें प्रवेश करने की नीति का विरोध किया, और इसी विरोध की वजह से चितरंजन दास जी ने इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि जो ये अध्यक्ष थे फिर भी ये पारित नहीं कर पाए, और इसको जो काउंसिल में प्रवेश लेने की व्यवस्था ये लाना चाहते थे वो नहीं हो पाया, इसलिए इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस को, और फिर ये कांग्रेस से अलग हो गए और फिर मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिल करके और स्वराज पार्टी की स्थापना की। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब?
ये 1923 में, यानी कि ठीक अगले वर्ष 1922 में ये अलग हुए। 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और उद्देश्य वही था इस पार्टी का कि जो भी उस समय वायसराय होंगे भारत के या गवर्नर जनरल, जिस तरीके से आप समझें, उनकी विधान परिषद में शामिल किया जाए अपने भारतीयों को, जो भी इनके परिषद के पार्टी के आदमी होंगे, और वो वहां पर जाके किसी तरह से अंग्रेजों को रोकने और तोड़ने का काम करें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किया गया जो गया अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी। ये तो अभी आपने देखा ही, 1922 में आयोजन किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? महात्मा गांधी। यही क्वेश्चन लास्ट हम वहां पे कर रहे थे, जो कि 66 पे आ गया था, तो मैंने फिर बचे हुए जो क्वेश्चन थे अभी आपको करा ही दिया। 1932 में एम के गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों करा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल 67 नंबर आपके सामने है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। आपको बोला गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ पर जिनको भी दिखाया गया है, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करना है कि कौन पहले अध्यक्ष बने, कौन उसके बाद और कौन उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आप चारों व्यक्तियों के नाम देख सकते हैं। महात्मा गांधी वाला तो सबको याद होगा, बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसकी केवल और केवल एक ही बार ये अध्यक्ष रहे हैं 1924 में। और श्रीमती सरोजिनी नायडू इसके अगले वर्ष यानी कि 1925 में ये कानपुर अधिवेशन में, 40वें अधिवेशन में ये पहली भारतीय महिला बनी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने कई बार किया है इसमें। जैसे आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की। फिर 1936 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता की थी लखनऊ में। फिर दोस्तों 1936 में एक और अधिवेशन हुआ था, उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता किया था। जबकि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 1931 में इन्होंने केवल कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो इसमें आप देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले जो नाम आना चाहिए वो महात्मा गांधी का ही आना चाहिए, यानी कि एक। तो एक से शुरू ये नहीं हो रहा है। एक के बाद 1924 के ठीक बाद 25 यानी 4, तो एक के बाद 4 ऑप्शन सी में है, तो अब ऑप्शन सी को ही हमें चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख ही सकते हैं 2 यानी कि जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये 29 में भी रह चुके हैं। फिर 31 वाला यानी कि 3, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए 40वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर, फिर अप्रैल 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1921 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में, 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र एक बार यानी कि अध्यक्षता की गई थी। यह कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। ये तो हमने देखा ही पिछले क्वेश्चन में ही। बेलगांव कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक। सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन है? तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, केवल यही एक ऐसा अधिवेशन रहा जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता है। 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो ये याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। आप देखिएगा आगे हमें मिलान करना है, जिसमें एक तरफ देखिएगा तो अध्यक्ष का नाम है और एक तरफ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान, यानी कि कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और अबुल कलाम आजाद। सरोजिनी नायडू का तो आपको याद होगा, ये कानपुर में, कानपुर अधिवेशन में इन्होंने 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। फिर बात करते हैं मोतीलाल नेहरू, अमृतसर अधिवेशन 1919 इन्होंने किया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बम्बई अधिवेशन 1934।
और अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940। आप यहाँ देखिएगा, ऐसे दो भी याद रहता, सरोजिनी नायडू का जैसे 3 ये याद था, मोतीलाल नेहरू का 1, तो बी का 3 और सी का 1 इतना भी याद रहता, तो बी के लिए 3 और सी के लिए 1 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो हम ऑप्शन डी को चूज कर लेते हैं। बाकी आप सही यहाँ पर देख सकते हैं मैचिंग, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, फिर आप देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई अधिवेशन और अबुल कलाम आजाद रामगढ़ अधिवेशन 1940। हाल देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है और एक तरफ वर्ष है, जैसे मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी अधिवेशन में कांग्रेस के, और साथ ही साथ उसमें लखनऊ समझौता हुआ था या कांग्रेस लीग समझौता जिसको हम बोलते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो अगर ये दो भी याद है तो आप इसमें मिला सकते हैं कि देखिए बी को हमने मिलाया है 4 में और सी को मिलाया है 1 में, तो बी का 4 और सी का 1 ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हम ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। बाकी आप यहाँ पर देखिएगा, तो मेरठ अधिवेशन 1946 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, ये 40वां अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में और बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लाहौर, लखनऊ, रामगढ़ या इलाहाबाद? सही उत्तर है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन। लेकिन लखनऊ में एक अधिवेशन नहीं, कई सारे अधिवेशन हुए, जैसे लखनऊ में 1916 में भी अधिवेशन हुआ था, जिसमें लखनऊ समझौता किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। लेकिन यहाँ जिस अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं, ये 1916 का अधिवेशन नहीं है दोस्तों, यह अधिवेशन है 1936 का, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन जो हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये शायद पहले हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ा है, इसी वीडियो में होगा, आप देख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी को 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। सवाल है आपके पास, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 के लिए अभी हमने देखा कि 1938 में गुजरात के हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और राष्ट्रीय नियोजन समिति जो थी इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आनंद मोहन बोस, अबुल कलाम आजाद या भूपेंद्र नाथ बोस। देखिए सबसे कम उम्र की अगर बात करें तो अबुल कलाम आजाद हैं, जिनको सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। आप देखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद 1923 के बाद देखिएगा फिर 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू फिर देखिएगा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस, इन्होंने 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन और भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम है, दूसरी तरफ अधिवेशन का नाम है। सुभाष चंद्र बोस का तो आपको याद होगा, हरिपुरा अधिवेशन 1938। फिर सरोजिनी नायडू का क्या होगा, 1 मिनट, ये कानपुर अधिवेशन आपको याद होगा 1925 का 40वां अधिवेशन। और अगर आप डॉक्टर M.A. अंसारी की बात करें तो ये मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन हुआ था 1927 में। और पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक अधिवेशन जो कि 1950 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और आपको मैं सही सुमेलन दिखा भी देता हूँ। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नासिक अधिवेशन 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर मद्रास अधिवेशन 1927 डॉक्टर M.A. अंसारी। और कानपुर अधिवेशन 1925 इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। अगला सवाल है, आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। निश्चित तौर पर अबुल कलाम आज़ाद, ये 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी था 1940 से लेकर के और 46 तक ये लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आप देखेंगे यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी 1978 से 84, फिर राजीव गांधी 85 से 51, फिर सोनिया गांधी 1990 से 2017 तक। ये सबसे लंबा कार्यकाल है पूरे कांग्रेस के इतिहास में, क्योंकि 2017 तथा वर्ष 2019 से 22 तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और ये हमने पिछले किसी क्वेश्चन में किया भी था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय दोस्तों जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन यानी कि जो नवंबर 1946 मेरठ में हुआ था, इसका अध्यक्ष चुना गया था। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो कि 1948 में जयपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। यानी कि इससे पहले 54वें से 55वें के बीच यानी कि 1947 में अध्यक्ष JB कृपलानी ही थे। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ, फैजपुर इत्यादि 1929 और 1936 में 2 बार जो हुआ, इस सब में अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल कराची 1931 में जो अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द GS सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने देखा JB कृपलानी, जब भारत आज़ाद हुआ था तभी तो उसका विभाजन भी हुआ था, पाकिस्तान को अलग किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, JB कृपलानी। अगला सवाल, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अधिवेशन में गाया गया था। कौन से अधिवेशन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये अधिवेशन मैं आपको बता देता हूँ 1911 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जन गण मन गाया गया था कांग्रेस के इस अधिवेशन में। आप देखिएगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों,
तो ये आखिरी सवाल है दोस्तों इस वीडियो का, इसलिए ध्यान से अब समझ लीजिए। और कंप्लीट जो पीडीएफ है क्लास की, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप ज़रूर उसे भी ज्वाइन करके रखें। जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन है? तो हमने देखा ही था, अमृतसर का अधिवेशन 1919, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। इसमें अंतिम रूप से ये भाग लिए थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। देख सकते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाली विधायिका के चुनाव के बहिष्कार की, महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग यानी रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। उसके बाद तो 1919 में अंतिम रूप से इन्होंने भाग लिया था। 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हो गया था, बाल गंगाधर तिलक जी का। तो आई होप कि ये आपको सारी बातें याद रहेंगी, और आपके रिवीजन के लिए ये जो पीडीएफ है वो द जीएस सॉल्वर के टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगला टॉपिक भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर कांग्रेस में गरम और नरम दल, दो दल बने थे, इनके बारे में अगला टॉपिक है, और ये हम बहुत जल्द करेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।